सर ये काशिफ बिल्डर नामी जो स्मगलर है इसके साथ क्या हुआ है? केमाड़ी में आपको पता है गुटखा मावा और ये पूरा एक मैक्सिस है, खुलेआम बिक रहा है, सबको पता है। मामला रमजान में होने वाली कस्टम की रेड पे शुरू हुआ। ऑल्टो आती है जनाब, ऑल्टो पे 50 बंदा आ जाता है, वो छुड़वा के ले जाता है। कस्टम की बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि एक तो गाड़ियां हमारी तबाह बर्बाद हो गई, पकड़ा कुछ नहीं गया, बंदा हाथ से निकल गया, गिरफ्तार करना है काशिफ बिल्डर को। तो फिर इधर एक मैसेज हुआ कि भाईजान तुम्हारा काम उतर जाएगा। जब रेड होती है पुलिस की तो कहने वाले बताते हैं कि जिस सिपाही ने इनकी वालदा को जख्मी या इस रेड में हो जाता है, वो नहीं जा रहा होता बंदा, ये वो जख्मी आता तो उसका भाई जाके उसका हाथ तोड़ देता थाने के लिए। तो हुआ ये कि उसको एक छोटे से केस में बंद कर दिया गया। काशिफ बिल्डर और इसके नेक्सस ने एक पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट के अंदर। इसको फोन आना शुरू हो गए, पीछे हट जाओ। ये एमएस साहब जो है वो इस वक्त एक अहम सियासी शख्सियत हैं, उनके बड़े करीबी बताए जाते हैं। इसको बुलाया काशिफ बिल्डर को, बोला मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूँ। कस्टम वाले भी देख कर रह गए, उसने ना कर दी। उस 3 जून को इसके ऊपर हब के ऊपर अटैक होता है। तो फिर एक बयान कहीं रिकॉर्ड हुआ है, किसी जगह पर डिस्कस हुआ है, उसके अंदर ये बात बोली गई है कि जनाब एक मोटरसाइकिल थी जिसके पीछे कस्टम की एक नंबर प्लेट लगी हुई। तारीख को आपने हाई कोर्ट में पेश नहीं होना। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पेश होना लाजमी है। अगर मैं पेश करूँगा सारा मसला मेरे ऊपर आ जाएगा। उन्होंने कहा हमारा काम मुझे समझाना था, हमने तुझे समझा दिया, आगे तेरी मर्जी है। जो काशिफ बिल्डर है वो इस वक्त पैरालाइज होके अस्पताल में मौजूद है और वो बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा है फराज। मैं चाहूँगा कि दो दरिया, क्लिफ्टन और किमाड़ी के कुछ इलाकों में बैठकें लगती हैं और कौन वो पुलिस अफसर्स हैं या वो कौन से अफसर्स हैं जो ये बात कहते हैं कि जी हमारे 50 लाख रुपए ले लो, हम तो 1 करोड़ रुपए ले लो, इनको डबल करके दे दो। काशिफ को बोलता है यस, आप हिल जाएंगे कि क्या हमारे इदारों के पास इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा जो इनके पास है। आप हिल जाएंगे ये जानकर स्मगलर्स के पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क और छोटी सी टेक्नोलॉजी जिसको उर्फे आम में सीसीटीवी कहते हैं, उसका बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल ये नेक्सस कर रहा है। क्या आपके इदारे कर रहे होंगे, आपकी गाड़ी चोरी होगी ना पता ही नहीं चलेगा। कहने को सेफ सिटी है कराची के अंदर। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे किमाड़ी के बारे में। कराची का इलाका किमाड़ी को बंदरगाही इलाका भी कहा जाता है। इस रोड के ऊपर स्मगलिंग का काम भी जोरों शोर से जारी है और बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स इस रोड के ऊपर काम करते हैं, जिनकी रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों गाड़ियां आती हैं, जिसके अंदर मंशियात के साथ साथ छालिया, गुटखा, मावा बनाने वाली जो पत्तियां होती हैं वो भी स्मगल की जाती हैं। ये स्मगलर्स कितने पावरफुल हैं, इनके पीछे किसका हाथ है और ये किस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों को डॉज देते हैं, इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं अली रजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये काशिफ बिल्डर नामी जो स्मगलर है इसके साथ क्या हुआ है और इसके अलावा जो किमाड़ी के मुत्तसिल इलाकों के अंदर ये स्मगलर्स काम करते हैं किस तरीके से करते हैं? अच्छा, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ये बिल्डर वो वाला बिल्डर नहीं है। ये बिल्डर वो है जो आप बॉडी बिल्डर, जैसे हमें भी शौक है कुछ के यार वजन वेट उठा के थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग जो है हम बना सकें, वो बिल्डर है। फराज, आज ना हम जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं ये हिला देने के लिए काफी होगा। अच्छा, हम कोई बहुत बड़े बंदे का नाम नहीं ले रहे आज इस पॉडकास्ट में ना, कि हम भाई कोई टाइकॉन, कोई स्मगलर्स, कोई बहुत बड़ा बलूचिस्तान का या दीगर कोई बड़ा बंदा हो। हम एक नॉर्मल से बंदे को आज डिस्कस करते हैं। उसके छोटा मोटा स्मगलर है, उसके गिर्द घूमने वाली कहानियां, उसके गिर्द घूमने वाले अफसरान, उसके गिर्द घूमने वाले लोग, जिसके अंदर पुलिस भी शामिल है, जिसके अंदर कस्टम्स के भी मामलात आ रहे हैं सामने, जिसके अंदर दीगर काली भेड़े जो हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। अच्छा, हम जो भी बात कर रहे हैं अजम्पशंस पे नहीं कर रहे, किसी सुनी सुनाई की बात नहीं करेंगे, ऑथेंटिक बात करेंगे। अब मामला क्या है कि इतना बड़ा नेक्सस, अब मैं सिर्फ आपको एक छोटे से उसकी बात बताऊंगा और उसके पीछे चलने वाला वॉल्यूम, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर सिर्फ किमाड़ी का मामला नहीं है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, सब ये चाहते हैं कि जनाब स्मगलिंग का एक सिलसिला जो एक बहुत आजादाना तौर पे एक मछली बाजार बना हुआ था, उसको रोका जाए। कार्रवाइयां भी हो रही हैं, कोशिश भी हो रही है, नीचे अहकामात सख्ती से दिए हुए, मगर फिर भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ये काशिफ बिल्डर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठना शुरू इस तरह हुआ
कि जब उसको 4 जून को गोलियां मार दी गई। अच्छा 4 जून को, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कि गोलियां मारी गई। इसकी भी एक पूरी एक साइंस है कि भाई कैसे गोलियां पड़ी एक स्मगलर को, उसके बाद क्या क्या चीजें सामने आई। आज काशिफ बिल्डर कितनों के नाम उगल रहा है, वो नाम उगलने के बाद अगर इंक्वायरी होगी तो किन किन के नाम आएंगे, पीछे कितने ताकतवर और कितने खतरनाक लोग मौजूद हैं। बज़ाहिर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अफसरान हमें दिखाई देते हैं, उनके नाम क्यों आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो अपनी गाड़ियां रेंट पे देते हैं? ये कौन लोग हैं जो उसको होटलों में, बड़े बड़े इलाकों में और जगह पे बुलाकर मीटिंग करके बोलते हैं जी 50 लाख रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो, इनको डबल करके दे दो। ये कौन लोग हैं जो इस नेक्सस का हिस्सा बताए जाते हैं? फिर बहुत अहम बात यह है कि हम तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैं पहले चाहूंगा कि काशिफ बिल्डर का एक नॉर्मल सा एक जो है ना खाका आपके उसमें हो जाए। फैसलाबाद में पैदा होने वाला ये लड़का है जो कराची आया, कराची में मुख्तलिफ फैक्ट्री की मुलाजिमत जैसे एक आम मुलाजिमत होती है, और उसके बाद इसने एक परचून की दुकान खोली। परचून की दुकान खोलने के बाद वही सिलसिला के किमाड़ी में आपको पता है गुटखा मावा और ये पूरा एक नेक्सस है, खुलेआम बिक रहा है, सबको पता है, सारी चीजें हो रही हैं, FIR भी हो रही हैं, मगर सिस्टम ऑन है, ये सबको पता है। मतलब ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी भी बड़े अफसर को मेरे साथ भेज दीजिए, मोटरसाइकिल में मेरे साथ बैठ जाइए, गाड़ी में मेरे साथ बैठ जाइए, या अपनी कोई प्राइवेट गाड़ी हम लेकर आ जाते हैं, हम दिखा देंगे जी कहाँ का क्या क्या हो रहा है। अब यहां से इसकी कहानी का आगाज होता है, और आज की तारीख में अगर ये सिर्फ 6-7 गाड़ियां मंगवाता है तो फी गाड़ी कोई अराउंड 40-50 हजार रुपए की पड़ती हैं। उसको आप कैलकुलेट कर लें, पर डे का अगर आप 40-50 हजार एक गाड़ी से कमा रहे हैं तो इसकी 6-7 गाड़ियां चल रही हैं, जिसके अंदर छालिया, गुटखा और ड्राई मिल्क जो है वो ऊपर नीचे आ रहा है। मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला रमजान में होने वाली कस्टम की रेड पे शुरू हुआ। ये रेड भी अपने अंदर एक बहुत सारे सवाल लेकर आ रही है कि ये रेड कब हुई, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर बहुत सारी कार्रवाइयां तब होती हैं जब पीछे उसके बहुत सारे मकासद होते हैं। एक रेड होती है, उस रेड के अंदर फराज साहब होता कुछ यूं है कि इसकी गाड़ी एक ऑल्टो होती है जिसके अंदर जो आ रही होती है हब के रास्ते से, जो आपको पता है सारा स्मगलिंग का कौन सा रूट है, उधर से आने के बाद उसको वो किया जाता है, एक्सीडेंट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। एक चंद मिनट्स के अंदर 30 मोटरसाइकिलों के मतलब सवार कोई 50 लड़का आ जाता है, बाकायदा लड़ाई झगड़ा होता है, कस्टम पुलिस इन्वॉल्व होती है, एक बहुत बड़ा ये मामला बनता है। किस किस का आपस में लड़ाई होती सर है? कस्टम और इस नेक्सस के लोगों गाड़ी का। को कस्टम ने रोका, कस्टम ऑफिसर्स ने रोका, वहां सिपाही था, ऑफिसर्स था, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक बहरहाल है, मगर मैं कह रहा हूँ कस्टम ने रोका, कस्टम एहलकारों ने रोका। फिर कस्टम कौन सी गाड़ी, बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर कस्टम ने उसको रोका। उसके चंद मिनटों के अंदर 30 मोटरसाइकिलों पर 50 से ज्यादा बंदे आके, ये स्मगलर्स ने बुलाए थे जी, सईदाबाद थाने, जी जी जी, ये पूरा एक नेक्सस है ना। अच्छा ये मैं बता दूं फराज साहब कि हालिया में अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत मशहूर साहब हैं, एस के नाम है उनका, उन्होंने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि जनाब मैंने मुफ्ती से एक फतवा लिया हुआ है, और उस फतवे में ये बताया गया है कि ये जो स्मगलिंग होती है ना, ये बेसिकली कारोबार है, हराम नहीं है, इसको हराम ना समझा जाए। और उन्होंने अपने बयान में एक टीवी चैनल को ये बयान दिया है कि जी ये हराम नहीं है, और मैंने तो ज़िंदगी का एक निवाला भी हराम नहीं खाया। अच्छा उनसे मेरी एक मुलाकात कराची में ही हुई थी, वो भी एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है कि किस तरह हुई, क्या हुई, तो उनसे मेरी एक मुलाकात रह गई है, बहुत आजकल टिकटॉक में फेमस हैं इसके, तो उनका ये मौक़िफ़ है। तो और बहुत सारे लोग नीचे ये भी बात करते दिखाते, यार हम तो कारोबार कर रहे हैं, हम अपने शहरियों को एक सस्ती चीज़ ला के दे रहे हैं जो उनको नहीं में, इधर इतनी महंगी टैक्सेस लग के इतनी सारी चीज़ों, ठीक है ये मैं आवाम पे छोड़ देता हूँ, वही फैसला कर लें कि यार ये वाकई सही बात कर रहे हैं स्मगलर्स, ये रॉबिन हुड तो नहीं है, ये कोई बहुत अच्छे लोग तो नहीं है कि यार आपको जो है वो माल जो है वो मंगा कर दे रहे हैं सस्ते दामों, ताकि आप लोग जो सस्ते दामों खरीदारी कर सकें। सुनने में कितना मज़ेदार चीज़ है ना, मगर इसके पीछे भी अगर सरकार नहीं चाह रही, छालियाँ नहीं बिके, गुटखा नहीं बिके, तो फिर कानून कहाँ खड़े हैं? फिर कानून पर अमल दरामद कराने वाले लोग कहाँ खड़े हैं? अच्छा फिर कानून पर जो अमल दरामद करा रहे हैं वो नहीं करा रहे, तो उसके पीछे वो क्यों नहीं करवा रहे? तो उसके पीछे जो ब्लैक मार्केट का जो पैसा है वो फिर उससे फैजियाब कौन हो रहा है? फिर बहुत सारे सवाल हैं। फिर ये कौन लोग हैं? फिर छोटे चोर को पकड़ लेते हैं जी, बड़ा चोर जो है सलाखों का निगरान बन जाता है, फिर ठीक है ना। बदकिस्मती है कि MS पास जो है वो क्लर्क रह जाता है ना, और जाली डिग्री वाला फिर कहते हैं जी सियासतदान बन जाता है। इसमें सियासी शख्सियात के भी नाम है, इसलिए मैंने ये 2 जुमले जरा आपको ना बता दिए। अच्छा जी,
हुई है कि अराउंड 30 के करीब FIR लो, FIR की भी अपनी एक कहानी है जो काशिफ सर बिल्डर के ऊपर आई है। व्हाइट कलर की ऑल्टो ऑल्टो आती है जनाब, ऑल्टो पे 50 बंदा आ जाता है, वो छुड़वा के ले जाता है। कस्टम की बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि एक तो गाड़ियां हमारी तबाह बर्बाद हो गई, पकड़ा कुछ नहीं गया, बंदा हाथ से निकल गया, गिरफ्तार करना है काशिफ बिल्डर को। अब यहां से स्टोरी का आगाज होता है। काशिफ बिल्डर को गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही होती है कस्टम, वो हाथ नहीं आ रहा होता है। होता कुछ यूं है कि फिर आपको पता है कि हमारे पास बड़े चैंपियन पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो अगर चाहे ना इस शहर की तकदीर बदल दें, जो चाहे ना इस शहर के अंदर जुर्म का खात्मा हो जाए, मगर वो भी अपने हिसाब से चलते हैं। उनकी भी शायद कुछ मजबूरियां हों, कुछ उनके भी मामलात हों, मैं समझता हूँ फराज साहब। तो एक गेम तैयार होता है, वो गेम ये तैयार होता है कि मुझे बावसूख जराए और बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जराए ने, और ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई बुलाना चाहे तो मैं उनको सबूत दे दूंगा जनाब ये चीज़ें हैं। और इस पॉडकास्ट के अंदर कोई भी बात एजम्पशंस पे नहीं है, सुनी सुनाई सिर्फ नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद जाकर जमा की हैं, मुख्तलिफ जगहों से लूप एंड्स पकड़े हैं, चीज़ें पकड़ी हैं। आपको ही पता है मेरे पास कस्टम्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। मैं अफसरान में कम बैठता हूँ, जो छोटा तबका होता है, छोटे छोटे लोग होते हैं, उनके साथ मैं बड़ा चाय की होटलों पे मैं हर जगह बैठता हूँ उनके साथ और बड़ा टाइम लगाता हूँ। आप मुझे किसी भी बड़े बड़े अफसरान के कमरों में शायद कम ही देखेंगे, मगर छोटे छोटे लोग, वो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास बड़ी खबरें होती है ना। तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेरे पास एक नेटवर्क है, वही मुझे आके बताते हैं। मैंने उनका नाम आजकल अबाबील रख दिया है, उनका नाम अबाबील रख दिया। तो अबाबील मुझे बता रहा था फराज साहब, वो ये कहता है कि अच्छा अबाबील की भी एक स्टोरी है, मैं चाहूंगा कि इसको भी कनेक्ट कर दूं ना। ये वो अबाबील है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जा रहा होता ना, तो छोटा सा अबाबील छोटी सी चोंच में लेकर छोटा सा पानी का कतरा जो है उस आग को बुझाने जाता है। सवाल कहता है तू इतना सा, तेरी चोंच इतनी सी, इसमें कतरा इतना सा, वो आग बुझा जाओगे? तो जवाब देता है भाई मैं जो हूँ, मैं छोटा, मेरी चोंच छोटी, इसमें पानी का कतरा, मैं बुझाने जा रहा हूँ, शायद ना बुझा पाऊं। कल सवाल होगा ना जब मुझसे, तो मैं आग बुझाने वालों में से होऊंगा, बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं। ये तो बात तय हो गई। अब आ जाए इस केस के ऊपर जनाब। सिलसिला ये है कि जब ये गिरफ्तारी नहीं होनी तो एक अफसर ने कहा भाई मैं गिरफ्तार करके देता हूँ। पुलिस अफसर ने इसकी गिरफ्तारी फिर एक पुलिस अफसर ने की। अच्छा मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है, कौन सी बड़ी बात है ये? मैं बता रहा हूँ ना, काशिफ बिल्डर को मैं गिरफ्तार करके भाई देता हूँ, एक पुलिस चैलेंज ने बना हुआ है ना कस्टम के लिए। हाँ। अच्छा फिर इधर एक मैसेज हुआ कि भाईजान तुम्हारा काम उतर जाएगा। काशिफ को मैसेज गया, किसी ने दिया कि भाई तुम्हारा काम उतर जाएगा, तो वहां की गिरफ्तारी दे दो। उसके ऊपर भी डिबेट चली गई, खैर पकड़ के गिरफ्तार कर दिया गया। उसको समझाया गया कि जनाब अच्छा फिर जब ये चीज़ें हो रही होती है ना फराज साहब, तो ये फिर बिना मकसद नहीं होती, इसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, कुछ फेवर्स होते हैं। भाई मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, हाँ लाजमी सी तो बात उसके पीछे अब वो एहसान 50% हो, 50% को आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बोल देंगे, अभी 50 रुपये का हो, 100% का हो, 100 रुपये का कोई फेवर हो, वो आप अपने हिसाब से सोच लें। वो फेवर अगर लिया गया हो, डील बैठ जाए, ठीक है। अब कहने वाले ये कहते हैं और बताने वाले ये बताते हैं कि जनाब एक तो ये हुआ, तो हुआ ये कि उसको एक छोटे से केस में बंद कर दिया गया ताकि तुम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाओ। अच्छा वहां से फिर उनको भी इतला मिल गई जी गिरफ्तारी। अब वो पूरा एक प्लान, एक मामला हुआ कि जनाब आप वहां भी एक फेवर दिया जा रहा है कि भाई मैंने पकड़ा है, तुम तो ढूंढ रहे थे, तुमसे तो नहीं पकड़ी जा रही थी बंदा, मैंने पकड़ के दे दिया। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। अब वहां भी उनको अब बगैर फेवर के तो चीजें नहीं, उन्होंने भी गिरफ्तारी डाल दी, चीजें और आगे बढ़ी, बेल हो गई। काशिफ बिल्डर और इसके नेक्सस ने एक पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी हेयरिंग थी 4 जून की। 4 जून की हेयरिंग थी, कंप्लेंट थी। इस काशिफ बिल्डर को, जो कि इस वक्त एक मरकजी किरदार है, 30 FIRों में ये मुलजिम मुख्तलिफ FIRs में नामजद हैं। हाँ फराज साहब इसको फोन आना शुरू हो गए, पीछे हट जाओ, बड़े तगड़े फोन आए बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से। तो MS साहब हैं, वो भी इसमें कभी किरदार आ रहा है। MS साहब ने कहा कि जनाब मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूँ, कस्टम वालों को भी बुला लिया। इधर से अब MS साहब का किरदार अब शुरू हो रहा है। ये MS साहब कौन है? ये MS साहब जो है वो इस वक्त एक अहम सियासी शख्सियत हैं, उनके बड़े करीबी बताए जाते हैं। और आलम यह है कि MS साहब इस वक्त पुलिस के पास तो नहीं है, ये तो कंफर्मेशन अभी तक हो चुकी है। अब किसके पास है वल्लाह आलम, ये हमें शायद, हम कोशिश कर रहे हैं शायद हमें जल्द पता चल जाए। अब मामला ये है कि MS साहब के लिए इस्लामाबाद से कराची के अहम लोग इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब MS साहब ने इसको बुलाया काशिफ बिल्डर को, बोला मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूँ।
अब MS साहब ने जब उसको बुलाया और वो नहीं माना, उसने कहा यार अच्छा, कस्टम वाले भी देख कर रह गए, उसने ना कर दी। जब ना ये की, मना किया जा रहा था कि आप वो फॉलो ना करें, वो पिटीशन फॉलो ना करें, अदालती मामलात को आप फॉलो ना करें, वापस ले लें। अपना केस वापस ले लें या जो भी। 4 जून को हियरिंग थी, 3 जून को क्योंकि बेल पर आ गया था इस FIR में, जो इसके ऊपर इसने बेल ले ली थी, बेल में ये बाहर आ गया था। उस 3 जून को इसके ऊपर हब के ऊपर अटैक होता है। 2 मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिम होते हैं और 2-4 के करीब जो 2-3 जो है वो गाड़ी में होते हैं। वो अटैक करते उसको गोलियां पड़ जाती हैं। इस वक्त काशिफ बिल्डर को गोलियां मार देते हैं। हब में एक और FIR फिर हो जाती है, फिर काशिफ बिल्डर FIR। अब मैं बता रहा हूं ना कि पहली बार ये FIR कस्टम की अलग कटी हुई है, इनकी अलग कटी हुई है, फिर इधर वाकया हो जाता है, फिर इसकी FIR अलग कटी हुई है। अभी 3 FIR आप समझ लें, काशिफ बिल्डर पुरानी छोड़ के ये नई ताजा तरीन रमजानों से मामला शुरू हुआ हुआ है। अब सभी समझा रहे थे, काशिफ बिल्डर नहीं माना, नहीं समझा। समझे कितनी बड़ी ताकतें, हर शख्स नहीं इसका मुकाबला कर सकता ना। काशिफ बिल्डर फिर काशिफ बिल्डर ठहरा। काशिफ बिल्डर ने कहा अच्छा, अब काशिफ बिल्डर ने जब ये हुआ, ये पूरा आलम हुआ, तो फिर एक बयान कहीं रिकॉर्ड हुआ है, किसी जगह पर डिस्कस हुआ है, उसके अंदर ये बात बोली गई है कि जनाब एक मोटरसाइकिल थी जिसके पीछे कस्टम की एक नंबर प्लेट लगी हुई थी, वो किसी चौकी को जो है वो दी गई थी। अब वो मोटरसाइकिल कस्टम की नंबर प्लेट, ठीक है जी, इत्तेफाक हो सकता है भाई, कोई चोरी करके लाया हो, मगर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, वो बाइक कहाँ है, वो बाइक है भी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा अहम हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है ना अब ये, तो इन्वेस्टिगेशन में वो मोटरसाइकिल कहाँ है, फिर वो बंदे कौन थे, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। मैं आगे चल के आपको CCTV कैमरे और एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो नेक्सस और माफियाज चलाते हैं उसके ऊपर भी बताऊंगा, साथ जुड़े रहिएगा। ये मामला होता है, मामला जो है वो आगे पीछे हो जाता है। अब सीन ये है कि जो काशिफ बिल्डर है वो इस वक्त पैरालाइज होके अस्पताल में मौजूद है और वो बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा है फराज। वो इतने बड़े बड़े नाम ले रहा है कि अगर शायद मैंने नाम ले लिए यहाँ पर, और वो जो अभी ये पॉडकास्ट शायद उन तक लाजमी जाएगा, क्योंकि इस नेक्सस से बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग सुन रहे होंगे, आप लोग भी सुने। मैं अभी थोड़ा सा और नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा काम पता है क्या है, मेरा काम है चीजों की निशानदेही करना। मुझे आपका नाम लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फराज, मेरा कोई वो नहीं पड़ेगा। मेरा मकसद ये है कि फराज निशानदेही हो कि चीजें किस लेवल पे चल रही हैं। मुझे नहीं पता ऊपर क्या रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, मगर जो भी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं उसका हकीकत से बहुत मुख्तलिफ ताल्लुक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि जरा चेक किया जाए कि कौन कौन से पुलिस अफसर्स अपनी गाड़ियां रेंट पे चलाते हैं स्मगलर्स को लिए और उनसे कितना पैसा कमाते हैं। मैं चाहूंगा कि 2 दरिया, क्लिफ्टन और किमाड़ी के कुछ इलाकों में बैठकें लगती हैं और कौन वो पुलिस अफसर्स हैं या वो कौन से अफसर्स हैं जो ये बात कहते हैं कि जी हमारे 50 लाख रुपए ले लो, हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो, इनको डबल करके दे दो। काशिफ को बोलते हैं। यस भाईजान, यस, मैं इस काशिफ की अभी बात कर रहा हूं। ये छोटा सा आदमी है, इसका मैं वॉल्यूम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं फराज आपको कि अब आप सिर्फ इस छोटे से एक आम मामूली आदमी जो ड्राई मिल्क जो आपके बच्चों को पिलाया जाता है, आपको भी पता हो कहां से आता है, ये गुटखा छालिया, ये इंडियन जो सारा मामला है, इसकी मैं सिर्फ 6 से 7 गाड़ियां चलती हैं इस रूट पे, बस ज्यादा नहीं चलती। मैं कह रहा हूँ मामूली 6-7 कर लो, आप 10 कर लो, 10 ज्यादा 30-40-50 हजार रुपए कमाती है एक गाड़ी एक दिन के अंदर। तो इसका आप पूरा हिसाब लगा लो और फिर अपनी कैलकुलेशन निकालो। कैलकुलेटर देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। उसने जिन बड़े बड़े नामों का नाम लिया उसमें कस्टम्स के बहुत काली भेड़े हैं, उसमें पुलिस अफसरान की काली भेड़े हैं। मजे की बात यह है कि एक अफसर को, अब आप अंदाजा करें ना, अब सारे इदारों की, और मैं बहुत सारे इदारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक इदारा जो ये कहता है, वो पुलिस का इदारा है, वो कहता है जनाब मेरे जो विंग है या मेरा जो ये इदारा है ना, डिपार्टमेंट, ये नहीं आएगा, क्या देते हो? तो सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट के एक अफसर को 5 लाख रुपए हफ्ता दिया जाता है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो सिर्फ एक काशिफ बिल्डर से 20 लाख रुपए अराउंड, सिर्फ एक इदारा का एक अफसर जो ये ले रहा था कि मेरे डिपार्टमेंट से कोई नहीं आएगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, 5 लाख रुपए जमा करा दो। यार अब सवाल है ना, इसमें हमारी बिरादरी के कौन लोग हैं ये भी जरा चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना यार। और फिर बहुत सारे जब हम ले रहे तो हम तो अब डिस्कस करें। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे ना जी निशानदेही कर रहे हैं हम, कि यार चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को।
अच्छा, अब आगे आ जाए ना, अब इस चीज को जो है वो समझने के लिए फराज साहब, बड़ा हॉरिबल एक मामला है ना। जब रेड होती है पुलिस की तो काशिफ को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार करने के लिए ये पुलिस गिरफ्तार करती है इसे? पुलिस गिरफ्तार करती है, तो इनकी वालदा जो है वो जख्मी हो जाती है। तो कहने वाले बताते हैं कि जिस सिपाही ने इनकी वालदा को जख्मी, या इस रेड में हो जाता है, वो नहीं जा रहा होता बंदा, ये वो जख्मी हो जाता, तो उसका भाई जाके उसका हाथ तोड़ देता है थाने के अंदर। किसका? उस सिपाही का जिसके हाथ से जखने वाली जख्मी हुई थी, उसकी एफआईआर भी अच्छा, थाने में यकीनी तौर पर होगी। काशिफ बिल्डर की जब घर पे रेड होता है तो उस दरमियान खेचातानी के अंदर उनकी वालदा जख्मी हो जाती है। वालदा जख्मी हो जाती हैं, तो फिर इस गुस्से के अंदर उनका जो दूसरा बेटा है, भाई, जो हाँ, काशिफ का भाई है, वो जाके हाथ तोड़ देता है थाने के अंदर, उस और पुलिस एहलकार का जिससे वो जख्मी हुई थी। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर सर, मामला ये है कि यार ये कौन सा थाना था सर ये? सर जी चेक करेंगे ना, ये किमाड़ी का ही थाना है यकीनी तौर पे। सईदाबाद के अंदर आप जान ले आए, आप इत्तेहाद टाउन, इनके अंदर घूमती हैं कहानियां ज़्यादातर। वो चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। एक पुलिस अफसर थे, बड़ा दबंग पुलिस अफसर थे, बड़े हमारे साफी दोस्त भी उनकी बड़ी तारीफ करते थे, मगर उनको एक अफसर ने पता नहीं क्यों बी कंपनी भेज दिया। ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाहूँगा मुझे इसके अंदर अगर मेरा कोई साफी भाई है तो वो बता दें। हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है, हम देखिए पर्सनल नहीं है किसी से, मेरी बात समझिएगा। वो कमेंट्स आपके मैं पढ़ रहा था आपके पॉडकास्ट के अंदर, उसमें कहता है यार आप नाम लेकर बात नहीं करते। यार नाम लेकर करने से क्या फायदा होगा, मुझे बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भी बात है ना, मैं जो इदारा, चाहे इस्लामाबाद में बैठने वाला मुझे सुन रहा हो, चाहे कराची में बैठने वाला सुन रहा हो, या किसी भी जगह से सुन रहा हूँ, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा जो हवा में है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सब पता है, FIR CROs। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस सिस्टम के साथ करीबी आदमी है, चाहे वकला बरादरी जो इनके केसेस लड़ती हैं, चाहे ये कस्टम वाले हों, पुलिस वाले हों, या मीडिया वाले हों, हम इस नक्सस के करीब तरीन के लोग समझे जाते हैं इंफॉर्मेशन और केसेस के हवाले से। तो ये ऐसी बात है जो नॉर्मल है। मैं सिर्फ रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ, मैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ रजिस्टर्ड करा रहे हैं कि कितना बड़ा नेक्सस है। अच्छा, इस नेक्सस का एक इंतहा बताऊं, MS साहब की मैं बताऊं। MS साहब नहीं मिल रहे, सही है जी। पहले थोड़ी सा इनका भी तारुफ कर लेते हैं, MS साहब है कौन? MS साहब किमाड़ी की एक अहम सियासी शख्सियत के एक अहम करीबी फर्ज समझे जाते हैं। इनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे इल्जामात लगाते दिखाई देते हैं कि जनाब एक इल्ज़ाम लगाता है कि जो इतना पूरा माफिया चल रहा है तो ये MS साहब चला रहे हैं, चाहे गुटके का हो चाहे मावे का हो, और इस तरह के जो मामलात स्मगलिंग से जुड़े कुछ लोग हैं, जो मामलात हैं, वो उनका क्रेडिट जो है वो MS साहब पे दे देते हैं। और काफ़ी बताने वाले बहुत कुछ बताते हैं कि एक एक दिन में और गाड़ियों के अंदर एक एक वक्त में कितने लाख रुपए एट अ टाइम होते हैं। तो MS साहब का एक और मामला है कि इनके लिए इस्लामाबाद तक परेशान है। और मजे की बात सुने फराज साहब, गायब हो गए, वो अभी पता नहीं है, हाँ हिरासत में हैं या खुद चले गए हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते वो कहाँ हैं, लापता है। मगर ये पता है कि पुलिस के पास नहीं है। और वो कैसे पता है, ये मुझे कैसे पता चला? आप हिल जाएंगे यार फराज, सुनने वाले हिल जाएंगे। देखें, आज भी हमारी जबान में अगर थोड़ी सी तासीर है ना, उसकी कुछ ना कुछ तो वजूहात होंगी यार फराज। मतलब बात समझना, आज भी हमारे अगर मतलब मुझे इससे क्या मिलेगा? मेरे CDR मोबाइल, मेरे जिंदगी में एक ही मोबाइल नंबर है भाई, उसके CDR निकाल लो, आपको लग पता जाएगा मैं किन राब्तों में हूँ। बहुत सारे लोगों से जो थोड़े टेढ़े होते हैं उनसे राब्ता करने के लिए मेरे 2-4 अच्छे दोस्त हैं, उनको मैं फ़ोन करता हूँ, उनसे मेरी मीटिंग्स लाइन अप वो करवाते हैं। छोटा सा मेरा एक नेटवर्क जाती है, बहुत स्ट्रांग है ये आप कह सकते हैं, और उनके अच्छे लिंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। वो मेरी तरह बिल्कुल मासूम लोग, वो अबाबील में उनका नाम रख दिया मैंने, अबाबील। तो वो अबाबील है, वो मुझे हर इदारे की स्टोरीज बताते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ ही बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ ना। अब MS साहब का मामला ये है फराज कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यार। ये इनका पास्ट कोई निकाले कि किस तरह मोटरसाइकिलों पे थे, और आज इनके पास क्या क्या है, इनका वॉल्यूम क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। एक बात मैं ये क्यों कह रहा हूं पुलिस के पास नहीं है जनाब, जब ये खबर बाहर आई कि जी कोई MS हैं वो लापता हो गए हैं, तो फराज इन MS के लिए पता है हुआ क्या? मुख्तलिफ प्रेशर की मैं इंतहा बता रहा हूं, प्रेशर की कितनी इंतहा है कि बड़े बड़े पुलिस के आला अफसरान, मैं खुल के ये बात कह रहा हूं यार, वो मुख्तलिफ अपने मातहत नीचे छोटे मोटे जो अफसरान होते हैं इंस्पेक्टर लेवल के, उनसे बावर करवाना है क्या तुम्हारे पास तो नहीं है? कितने फिक्रमंद है। गिरफ्तार तो नहीं किया, तुमने तो गिरफ्तार नहीं किया, बताया जाए, एक एक बंदा बताए, नोट हो रही है बकायदा, और वो भेजा जा रहा है कहीं।
कितना भेजा जा रहा है। कहीं पे भी भेजा जा रहा है कि भाई इन हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। मैं कल तक बता दूं, कल या परसों तक, कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका परेशान था, इस एमएस को ढूंढा जा रहा था, कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। अब ये क्यों, क्या कोई पॉलिसी का हिस्सा है इसलिए उठा है, क्या कोई गड़बड़ हो गई है, क्या कोई कुछ हुआ है, अब ये मुझे नहीं पता ये क्यों उठा है। अब ये क्यों है, इस सवाल को हम नहीं चाहते जुगाड़ना, निकालना, ये रहने दें, जिनका काम है वही जाने। मगर ये एक चीज हमने रजिस्टर्ड करनी है कि यार ये अच्छा, ये नॉर्मल चीज है। मैं आपको बताऊं, फिर बहुत सारे लोग बहुत ऐसे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हमसे ज़्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं है, हम बहुत अच्छे अफसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए कोई इदारा बुरा नहीं होता, चंद लोग होते हैं, उनको चंद लोग गंदा करते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग बचते बचते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं साफ कुछ अच्छा सा काम कर लूंगा, कुछ करके पैसे ही कमाने हैं ना अल्टीमेटली, तो मैं कुछ अच्छा करके कर लूंगा। कुछ कहते नहीं मुझे गू ही खाना है, तो बहुत सारे गू खाते हैं। मगर इस वक्त मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत तगड़ी इंक्वायरीज जो है ना वो खड़ी हो गई हैं। ये जितने फोन है ना वो थोड़े दिनों के लिए तो काम नहीं आएंगे, थोड़ा सा ये समझ जाएं। और मैं उन्हीं को बताना चाह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, जिनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना, जो फैजियाब हो रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। मजे की बात, हम भी हैं, हम लोग भी हैं। अच्छा सही है, हमारे दोस्त भी हैं, कुछ हमारे बरादरी भी। यार कारोबार है ना स्मगलिंग। पहले तो देखो ना एसके क्या कह रहा है, ये स्मगलिंग नहीं है। सर एक अच्छा, मुफ्ती साहब का मैंने भी सुना था, एसके बोला का इस गैर केस से कानूनी कोई है, ताल्लुक नहीं है, हराम नहीं है। एसके का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बट एसके भी कह रहा है ना यार कि यार ये हराम नहीं है यार, इस वक्त कारोबार है सीधा सीधा। अब इस कारोबार के अंदर बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं जो सबसे खतरनाक है, इसको आप अपने ना पॉडकास्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए यकीनी तौर पे होगी। फराज आप हिल जाएंगे, आप हिल जाएंगे कि क्या हमारे इदारों के पास इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा जो इनके पास है। आप हिल जाएंगे ये जानकर, स्मगलर्स के पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क और छोटी सी टेक्नोलॉजी जिसको उर्फे आम में सीसीटीवी कहते हैं, उसका बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल ये नेक्सस कर रहा है। क्या आपके इदारे कर रहे होंगे, आपकी गाड़ी चोरी होगी ना पता ही नहीं चलेगा। कहने को सेफ सिटी है कराची के अंदर, लग चुका है, कारआमद हो गया है। कल एक खबर आई थी कि जी एक कोई चोरी की गाड़ी या कोई नंबर प्लेट जारी था वो पकड़ी गई है। बट इसका लार्जर स्केल तो सेफ सिटी, मतलब मैं बार इस पे प्रोग्राम भी मैंने किया सिटी में ही आता है हमारे। अब मजे की बात बताऊं ना, ये है बड़ी खबर इस पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ कि कितने मजबूत हैं। और जो मैंने स्टार्ट किया था ना कि एक चंद मिनटों के अंदर 30 मोटरसाइकिलों में 40 से 50 बंदा कैसे आ गया, वो ये मामला था कि केमाड़ी पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को की नॉलेज में ये डालना चाह रहा हूं कि जनाब कोई 50 के करीब ऐसा बंदा है जो केमाड़ी की इसी हुदूद के आसपास चटाई बेच रहा है, इस रोड की पट्टी पे। जी 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 जी, ये रोड बस टर्मिनल से मिल, मैं बता रहा हूँ, बस टर्मिनल यूसुफ गोड और इसके एतराफ में कोई 50 के करीब बंदा है जो आपको चटाइयाँ बेचता दिखेगा, जो आपको कुर्सियाँ लगाता दिखेगा, कोई केबिन लगा के बैठा हुआ है। ये छोटे छोटे सड़क पे बैठे हुए मुख्तलिफ हिस्सों में 50 के करीब लोग, बड़ा दावस और डेड श्योर बात कर रहा हूँ मैं, जो इस नेक्सस के लिए काम करता है। इनको यौमिया 1000 से 2000 रुपए मिलते हैं। कितने? यौमिया 1000 से 2000 मिलते हैं। 50 लाख मतलब पर डे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इन बच्चों को दिए जाते। और ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आगे? कौन सी गाड़ी आ रही है, मुझे इस पे शक है, ये गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी आ रही है, ये सरकारी लग रही है, ये सरकारी नहीं लग रही, ये उस इदारे की है, उस इदारे ने यहाँ मूवमेंट किया है। ये पूरा नेटवर्क ये चला रहे हैं। अभी सुनिएगा, दूसरी जो एक अहम खबर है वो जो मैं देना चाह रहा हूं आपके पॉडकास्ट में, जो हिला देगी, कि कुछ सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं इन्हीं इलाकों के अंदर। ये खबर नीचे से ह्यूमन इंटेलिजेंस दे रहे हैं। मॉनिटरिंग कहां हो रही है? एक किसी कमरे के अंदर हो रही है, और उस कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे 50 से 60 के करीब लगे हुए हैं जो मॉनिटर करते हैं कौन सी गाड़ी इस वक्त केमाड़ी के अंदर आ रही है। क्योंकि 4 से 5 घंटे का ये काम होता है सिर्फ। उस काम के दौरान सारे लोग एक्टिव होते हैं, और उस काम के दौरान नाका कहाँ लगा है, पुलिस क्या खड़ी है, कौन कस्टम हो सकती है, कौन कस्टम नहीं हो सकती, कौन सा इदारा हो सकता है, सादे लिबास में है, ये कोई पुलिस वाला है, कोई एजेंसी वाला है, कौन है, ये तमाम चीजें एक एक गाड़ी चल रही होती है और एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। एक गाड़ी आगे चल रही होती है बहुत, जो पूरा रास्ता दिखा रही होती है कि आगे नाका तो नहीं है। इतने वेल ऑर्गेनाइज होकर
ये नेक्सस चलाया जाता है। आज हमने जरूरत की है ये बताने की, स्मगलर्स ही चलाते हैं। यस। और ये मैं एक छोटे से बंदे का एक छोटा सा मैं वॉल्यूम बता रहा हूं आपको। ये कोई दिन के 40-50 लाख रुपए जब आ रहे होते हैं ना, तो कितने लोग फैज़याब होते हैं। ये बिल्कुल मैं छोटा सा एक वो नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको। इससे अब नुकसान क्या हो रहा है फराज, मुझे सिर्फ ये बता दो, मुझे दर्द क्या है। एक हमारे जानने वाले हैं, वो माहिरे मईशत की उमूर को अच्छा समझते हैं, बेहतर अंदाज़ जानते हैं। वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में ना अली रज़ा स्मगलिंग का जो मैटर है वो सिर्फ 7.6% है, जो नुकसान कह लें या ले। ये तो 2 कतरे हैं जो निकल रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैं उनकी बात भी मान लेता हूँ। मगर 7.6% पाकिस्तान लेवल पे जाएं तो एक हैवी अमाउंट बनती है। वो जो ताजिर है ना, ये मैं उसका मुकदमा लड़ रहा हूं। वो ताजिर जब वो कपड़ा लेकर आ रहा है, तमाम आपकी सरकार को टैक्स दे रहा है, ठीक है। लेट सपोज वो 2000, मैं कह रहा हूं 100 रुपए का कपड़ा वो बेच रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, अपनी दुकान में तमाम टैक्स अदा करके दे रहा है। यार कोई दूसरा आता है कहता है 25 रुपए में ले लो मुझसे, उससे बढ़िया क्वालिटी। अच्छा मसला ये ना कि फराज साहब की एक चीज़, एक कपड़ा या कोई भी चीज़ 100 रुपए में एक बंदा, तमाम ताजर जो है एक जो टैक्सेस देकर तमाम अखराजात वगैरह वगैरह लगाने के बाद 100 रुपए में एक चीज़ बेच रहा है, उसमें कुछ नफ़ा बच जाएगा उसको 10-20 रुपए मिसाल के तौर पे। और एक शख्स आता है वो यही चीज़ 25 रुपए में बेचता है, चले 40 रुपए में बेचता है, 50 रुपए में बेचता है, आधी कीमत में उसमें भी वो नफ़ा निकाल रहा होता है और टैक्स भी कोई नहीं देना। तो एक आम सारिफ भाई इस 50 रुपए की चीज़ को खरीदेगा, पहली बात, ठीक है। तो जो आपका लार्जर स्केल में टैक्सेस और ये तमाम चीज़ों का नुकसान हो रहा है वो अलग, जो माल आ रहा है वो अलग। अभी मैं नॉर्मल मालों की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आ रहा है, जो इस्तेमाल मेरे और आपके हो रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल चीज़ों की। फिर ये छालिया और गुटखा और मावा, ये तो कैंसर कॉजेज़ हैं यार, ये तो बहुत सारे और दीगर मामलात के अंदर आते हैं। फिर एक निज़ाम है जो चल रहा है, इसको मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड का हिस्सा बने। किसी से पर्सनल मेरी कोई ग्रजेस नहीं है, लड़ाई नहीं है। मेरे फ़ोन बजे थे, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला था, तो बड़े फ़ोन बजे थे ना, बहुत सारों के फ़ोन आए थे, उसमें कुछ सलाम थे, उन्होंने कुछ बताया, उनसे मैंने सुना, मैंने कहा नहीं ऐसे। मगर कहने का मकसद है किमाड़ी को तवज्जो की ज़रूरत है फराज, बेहद तवज्जो की ज़रूरत है। और ये देखना पड़ेगा कि किमाड़ी इस वक्त चला कौन रहा है, प्लीज़। सर एक माई बाप तो नहीं होगा सर, बहुत सारी जगहों पे ना बज़ाहिर कुछ लोग होते हैं मगर पीछे कुछ लोग होते हैं। वो कौन लोग हैं, उनको पकड़ा जाए या उनसे पूछा जाए या उन तक थोड़ा गहरा तंग किया जाए तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलकर आना शुरू हो जाती है। ये रिस्क ले रहे हैं यार हम। डांस और ड्रग्स के ऊपर भी हमने एक बड़ा रिस्क करके आपको बताया था, ये भी एक रिस्क है अपना। काशिफ बिल्डर का हाल देख रहे हैं ना हम फराज साहब, तो ये हम अपनी जिंदगियों के रिस्क लेकर ना अवाम को सच्चाइयां बताने की ना जुर्रत कर रहे हैं, जसारत कर रहे हैं। हम अपने साथ गार्ड्स लेके नहीं घूमते, हम अपने घरों में ना अपने वालिदैन की दुआएं लेकर निकलते हैं, सही है ना। और आज तक जो लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे कितने चक्कर लगते हैं थानों के, और हम कितने चक्कर जो हैं वो बाहर लगाते हैं और किस तरह मेहनत करके इधर तक पहुंचे हैं। तो जो निशानदेही है करने का मकसद है, और जिनका काम है बड़ों का, मैं चाहता हूं कि वो बड़े जो हैं वो काम करें, क्योंकि ज़रूरी हो गया अब ये। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। नाज़रीन, ये थे अली रज़ा साहब, इन्होंने बताया कि एक काशिफ बिल्डर, एक छोटा सा स्मगलर जिसकी 4 से 5 या 10 गाड़ियां आप कह लें, जो सिर्फ किमाड़ी के रूट से यूसुफ गोड से होती हुई कराची के अंदर एंटर होती हैं, वो कितना पावरफुल है। और इसके अलावा जो एक लापता MS साहब हैं, जिनके लिए पूरी सिंध पुलिस इस वक्त परेशान है कि किस तरीके से इनको ढूंढा जाए, और ये हैं कहाँ इस वक्त, क्योंकि बड़ी शख्सियात जो है सियासी वो परेशान है। तो वो उनके लिए कितना वो फिक्रमंद है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।